हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th लेसन नंबर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उम्मीद करता हूं आपने पिछले वाले वीडियोस देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट से देखिए ताकि आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ आ सके। एक और आपसे एक बात पूछनी थी कि आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने वीडियोस में वो मॉडिफिकेशन वो बदलाव कर सकें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस, यानी कि गोलीय दर्पण जो होते हैं उनसे परावर्तन कैसे होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्लेन मिरर से कैसे होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से यानी स्फेरिकल मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, स्मूथ होती है, उनको प्लेन मिरर कहते हैं, और जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। यहाँ दो तरह के स्फेरिकल मिरर लिए हुए हैं, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, रूल्स पढ़ने से पहले हमारे को कुछ टर्म्स पता करनी पड़ेंगी कि ये टर्म्स क्या क्या होती हैं, तब हम रिफ्लेक्शन को जो है थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, किसी स्फेरिकल मिरर में P क्या होता है। आपको दिखाई दे रहा है ये P और ये दोनों, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर को हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं। P किसी भी मिरर का सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे ध्रुव कहा जाता है। क्या होता है ये, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक तल का केंद्र बिंदु, ये परावर्तक तल है इसका जो सेंटर पॉइंट है जहां से दर्पण दो आधे आधे भागों में बट जाए उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में, इसे P से लिखा जाएगा। ठीक है, अगली बात आपको सीखनी है कि C क्या होता है। दोनों तरफ देख सकते हो, C जो होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं उसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। वास्तव में जो ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लगा लो चाहे ये वाला, ये एक स्फीयर के पार्ट है, यानी पूरा ये एक गोल हिस्सा है। ठीक है, उस गोल हिस्से का सिर्फ एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। उस गोल हिस्से का जो सेंटर पॉइंट है, यानी जिससे ये चाप लगी है, उस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो क्या है वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो एक गोले का भाग होता है, वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, और उस स्फीयर के सेंटर को, उस गोले के सेंटर को हम क्या कहते हैं, C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ जाएगी बात समझ में। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच की जो दूरी है इसको हम R बोलते हैं। R मतलब रेडियस, यानी कि वक्रता त्रिज्या। आ जाएगी बात समझ में, यानी कि R क्या है, यहाँ पर C और P के बीच की दूरी को, C क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, P क्या था, पोल, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं क्या कहता हूँ, R कहता हूँ। अब अगला देखिए, द्वारक क्या होते हैं, अपर्चर जिसको बोलते हैं। देखिए, जो किसी दर्पण के परावर्तक तल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये परावर्तक तल है, इसके व्यास को, व्यास मतलब यहाँ से और यहाँ की दूरी, M और M डैश के बीच की दूरी को मैं क्या कहता हूँ, द्वारक। इंग्लिश में इसे क्या कहूँगा, अपर्चर। फिर से देखिए ध्यान से, M आपको दिखाई दे रहा है, M डैश आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच की दूरी को मैं इसका व्यास कहूँगा। गोले में व्यास समझते हो ना, वो जो दूरी है वो क्या कहलाती है यहाँ दर्पण में, द्वारक, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अपर्चर। अपर्चर M और M डैश के बीच की दूरी है, M ये रहा, M डैश ये रहा। अगला देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये एक्स आपको दिखाई दे रहा है, एक्स, ठीक है ना, ये एक काल्पनिक रेखा है जो C और P से होकर गुजरती है। C क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, P क्या है, पोल, हिंदी में क्या कहोगे, ध्रुव, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। यानी ऐसी काल्पनिक रेखा जो C और P से होकर गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मुख्य अक्ष। हमारा अगला टॉपिक है मुख्य फोकस क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। ये परावर्तक सतह आपको दिखाई दे रही है, इसके समानांतर किरणें आ रही हैं, रेज आ रही हैं। जब ये किरणें
दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को F कहा जाता है। दिख रहा है? यानी ये रेज आ रही थी, ये ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये परावर्तित होकर किरणें आ रही हैं और किसी एक बिंदु पे इकट्ठा हो रही हैं। जिस बिंदु पे ये इकट्ठा हो उसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस जिसको सी और पी को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे किससे लिखा जाता है? F से। अब यहां एक बात ध्यान देने की है, ये दर्पण आपका कौन सा है? कॉनकेव। इस दर्पण में परावर्तन के बाद किरणें एक बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये रियल में है। आगे बात समझ में? परंतु कॉन्वेक्स मिरर के केस में किरणें बिखर जाती हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर की खास बात होती है वो किरणों को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, फैला देता है, इसलिए वो किरणें किसी बिंदु पे मिलती नहीं। जब हम उनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वे एक बिंदु पे मिलती हैं, उसको कन्वेक्स मिरर का फोकस बिंदु कहा जाता है। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकस बिंदु है वो किस तरफ होता है? बाईं तरफ। आगे बात समझ में? और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका जो फोकस बिंदु है वो दाईं तरफ। ध्यान रखने की बात है, कॉनकेव के केस में बाईं तरफ, कॉन्वेक्स के केस में दाईं तरफ। दाईं तरफ क्यों? क्योंकि वास्तव में किरणें मिलती नहीं, जब इनको हम पीछे की ओर लेके आते हैं तब ये किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका जो फोकस पॉइंट है वो दाईं तरफ रखना है, और कॉनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकस बिंदु है वो किस तरफ रखना है? बाईं। क्योंकि ये जो मिरर है ये किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है और ये फैला रहा था, इसलिए फोकस बिंदु यहां बना है। आ जाएगी बात समझ में? अगला पढ़िए, फोकस दूरी क्या है? P और F के बीच की दूरी, P क्या था? ध्रुव यानी पोल, और F क्या था? फोकस। P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से लिखते हैं। दिखाई दे रहा है डायग्राम में? अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये एक रिलेशनशिप है। F जो होता है वो r/2 होता है। F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? त्रिज्या। यानी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, रेडियस की आधी होती है, या यूं कह लीजिए रेडियस जो होता है R वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। R = 2f कह लीजिए, या F = r/2 कह लीजिए। एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, यदि आपके पास ये दोनों दर्पणों के लिए समान है, ये जो रूल है F = r/2, ये आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी काम करेगा, ये आपके कॉनकेव मिरर में भी काम करेगा, ये दोनों मिरर के लिए सेम है। अब एक प्रॉब्लम पढ़िए, NCERT की प्रॉब्लम है। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, यानी R 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए F कितना होगा? तो सिंपल है, F क्या होता है? R का आधा। 20 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? R आपका F कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आ जाएगी बात समझ में? यानी F और R में रिलेशनशिप आपको याद रखनी चाहिए। F जो होता है वो R का आधा होता है, या R जो होता है वो F का दुगना होता है। ये दोनों बातें आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, गोलीय दर्पणों में हुए परावर्तन, यानी कि स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो समतल दर्पण से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स अगर हमें याद हैं तो हम रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझ पाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से नियम हैं जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपको ये पता लगे कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर उस वस्तु की इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कैसी सीधी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी। ये इन सब बातों को समझने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? कुछ रूल्स पता करने पड़ेंगे। वो रूल अगर हमें याद हैं तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले रे डायग्राम यानी कि इमेज जो है उनको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। किस किस के केस में? कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें ये पता करना है कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनसे हम रे डायग्राम बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ कॉनकेव मिरर को पढ़ेंगे, उसके 4 रूल्स हैं। आइए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। यदि कोई किरण किसी स्रोत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर किसी स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से टकराकर जब परावर्तित होगी तो F में से जाएगी।
आपको दिखाई दे रहा है, ए कोई रे है जो पैरेलल थी, समानांतर थी किसके, मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष वो रेखा है जो सी और पी से होकर गुजर रही है। सी आपका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी आपका क्या है, पोल। आगे बात समझ में। तो पहला रूल ये कहता है, रूल फर्स्ट, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एफ में से जाएंगी। आपको दिखाई दे रही है ए और बी। आ जाएगी बात समझ में। रूल सेकंड, रूल सेकंड क्या कहता है, यदि कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, यानी कोई आपतित किरण किसी सोर्स से जब आए, यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी, ठीक है, जो इस चाप का केंद्र है वो, यदि इससे जाती है तो वह वापिस उसी एंगल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापिस आ जाएगी। आपको दो एरो दिखाई दे रही है, एक जाने की और एक आने की। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी एंगल से वापिस आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली सभी प्रकाश की किरणें जब मिरर से टकराती हैं तो वहां जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब अगर इंसिडेंट रे का एंगल 90 है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या होगा, 90। ये कहां से सीखा हमने, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम थे उनमें आपका सेकंड रूल यही था। क्या, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, यानी परावर्तन आपतन का कोण जो है वो परावर्तन के कोण के हमेशा बराबर रहेगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन आएंगी वापिस उसी में से जाएंगी। ठीक है। रूल थ्री, रूल थ्री क्या कहता है, यदि कोई आपतित किरण किसी सोर्स से आए, फोकस में से जाए, तो परावर्तन के बाद वह समानांतर हो जाती है। फिर से सुनिए, यदि कोई किरण किससे आए, किसी सोर्स से आए, और किस में से होती हुई जाए, एफ में से, कहाँ टकराए, दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद वह समानांतर हो जाएगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, रूल 1 और रूल 3 के बारे में। रूल 3 रूल 1 का उल्टा ही है। रूल 1 में क्या था, समानांतर आने वाली एफ से जाएंगी। रूल 3 में क्या है, एफ में से जाने वाली समानांतर हो जाएंगी। तो रूल 1 और रूल 3 के बारे में आप ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। रूल 4 के बारे में पढ़िए। रूल 4 परावर्तन के नियम पे ही आधारित है। क्या है, यदि कोई किरण पी पे टकराती है, पी क्या होता है, पोल, ध्रुव जिसे कहते हो, तो वो जिस एंगल आई से आई थी उसी एंगल आर से, यानी आई के इक्वल वाले एंगल से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं, आपके बराबर हैं। पोल से टकराई, जो एंगल आई था उसी आई वाले एंगल से, उसी एंगल के इक्वल वाले एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। यानी आपने 4 रूल पढ़े। ये 4 रूल आपने किसके लिए पढ़े हैं, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़े हैं। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो रूल 4 का कम से कम उपयोग करना, क्योंकि एंगल मीजर करना और उन सब को ध्यान रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि रूल 4 का बहुत कम उपयोग करें या बिल्कुल ना के बराबर उपयोग करें। आप इसको बिल्कुल भूल ही जाएं कि आपने पढ़ा है। बचे रूल 3, 1, 2 और 3। इनमें से कभी भी कोई 2 रूल जो संभव हो वो लगा लेना, आपका रे डायग्राम बन जाएगा और बिल्कुल सही बनेगा। ये बात ध्यान रखना है। इन 3 में से कोई 2 रूल जो संभव हो, कई बार ऐसा होता है कि कोई रूल लग नहीं पाता, तो 2 रूल जहां भी लग जाएं इन तीनों में से, उन रूल्स को आप फॉलो करोगे और रे डायग्राम बनाओगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आइए अब यही सारे रूल्स हम किसके लिए पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ते हैं। देखिए रूल फर्स्ट क्या कहता है, हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, यानी कि उत्तल दर्पण के केस में। अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के केस में, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। आइए पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट, यदि कोई किरण किसी स्रोत से आती है और उत्तल दर्पण की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित होकर ऐसे लगता है जैसे एफ से आ रही है। देखिए ध्यान से, जब ये किरण यहाँ टकराएगी तो परावर्तन के बाद इस तरफ जाएगी। ठीक है। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये किस से जाके मिलती है, फोकस से। देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किरण यदि समानांतर आती है तो वह किस से आती हुई प्रतीत होगी, एफ से, यानी कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। रूल सेकंड पढ़िए, यदि कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो वापस वहीं से आ रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ टकराने के कारण यहाँ जो एंगल दिखाई दे रहा है वो 90 का है। जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से क्या आ जाएगी, वापस। रूल
फर्स्ट और रूल 3 जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी कि यदि कोई किरण समानांतर आ रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे फोकस में से आ रही है। यदि कोई किरण फोकस की तरफ आ रही है तो वो लगेगा समानांतर जा रही है। आगे बात समझ में? किसी मिरर के, यानी कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर के, कोई किरण यदि ऐसा लग रहा है फोकस की तरफ जा रही है तो वो टकराकर जब परावर्तित होकर जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर। और ये जो रूल है ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि इस एंगल से इंसिडेंट हुई है तो इसी एंगल के इक्वल एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। रूल 4 दोनों में सेम था, ये रूल आपने यूज ही नहीं करना है। रूल 1, 2, 3 में से कोई 2 रूल आप लगाकर कन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के केस में आप रे डायग्राम बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम कैसे होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रे डायग्राम्स बनाना कॉनकेव मिरर के लिए, यानी अवतल दर्पणों के लिए, प्रतिबिंब के लिए प्रकाशीय रेखा चित्र खींचना। ये टॉपिक बड़ा ही मुश्किल होता है, बच्चों को इसके बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। यदि वो बना लें तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सही बनाया कि नहीं बना लिया तो फिर उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, या फिर आपने बनाया है उसमें मार्क्स नहीं आ पाते। तो इन सब बातों के लिए आज हम एक ट्रिक्स के साथ शुरुआत करेंगे कि कैसे रे डायग्राम बनाएं तो हमारा अच्छा डायग्राम बने और मार्क्स भी ज़्यादा आएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेनी है। उस लाइन का 0 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लीजिए। 3 सेंटीमीटर के पॉइंट को F ले लीजिए जिसको आप फोकस कहते हो, और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको P ले लीजिए यानी पोल, जिसे आप ध्रुव कहते हो। आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, जो इनिशियल पॉइंट है 0 सेंटीमीटर वाला उसको आप क्या कहोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। उसके बाद क्या कहोगे? F अगले 3 सेंटीमीटर वाले को, और अगले 3 सेंटीमीटर वाले को आप क्या कहोगे? P कहोगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3-3 सेंटीमीटर के ही लाइन लेनी है या 3-3 सेंटीमीटर पे ही आपको CFP दिखाना है, बट ये थोड़ा आसान रहता है और डायग्राम गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। अब आपको क्या करना है, जो C आपका पॉइंट है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ से आपको एक चाप लगानी है। कहाँ पर? P पे प्रकार रख के। आइए देखते कैसे। ये आपका मिरर ड्रा हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो हम इधर इसको जो है पॉलिश कर देते हैं, यानी अब आपका जो मिरर है वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अब हम बारी बारी से 6 सिचुएशनें पढ़ेंगे जहां हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज की पोजीशन पता करेंगे, और जो इमेज बनी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी क्या क्या गुण हैं वो भी पता करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पहली सिचुएशन S1 मतलब सिचुएशन फर्स्ट। देखिए पहली सिचुएशन क्या कहती है? यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? अनंत पर रखा हो। अनंत पर रखा हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? आइए पता करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यदि कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है तो उससे आने वाली आपतित किरण 1 जब दर्पण पे टकराती है तो रूल फर्स्ट क्या था कि समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएंगी, यानी कहाँ आएंगी? मुख्य फोकस पर। ऐसे ही नीचे एक रे आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, और ये परावर्तन के बाद कहाँ जा रही है? मुख्य फोकस पर। यानी कि अनंत से जो समानांतर किरणें आ रही हैं मुख्य फोकस के, वे दर्पण से टकराकर परावर्तित होती हैं और परावर्तन के बाद कहाँ इकट्ठी होती हैं? मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनी है? मुख्य फोकस पर। इस इमेज की और क्या विशेषताएं हैं? आइए एक टेबल की सहायता से समझते हैं। देखिए, यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बिंदु साइज होगा, बिल्कुल बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी। वास्तविक क्यों? क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर किरणें वास्तव में मिलें तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। अगर नहीं मिलें तो काल्पनिक यानी कि आभासी होता है। तो यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। आपको एक पोजीशन समझ में आ जाएगी। कैसे इसका डायग्राम बनाना है वो भी समझ में आ जाएगा। कैसे बनाना है इसका डायग्राम? आपने क्या सीखा था कि हम 0, 3 और 6 सेंटीमीटर के ऊपर 3 निशान लेंगे। एक 0 वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
3 वाला फोकस है और 6 वाला क्या है, पोल। इस तरह से कोई रे आएगी पैरेलल और वो कहाँ आके इकट्ठी हो जाएगी, फोकस पे। इसी तरह से किसी डायग्राम के लिए कम से कम 2 रेज जरूर चाहिए, वो आएगी, वो भी फोकस पे आ जाएगी, यानी आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, आइए अगली सिचुएशन पे बात करते हैं। सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट सी से परे रखा हो। ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे परे ऑब्जेक्ट रखा है। देखिए क्या है, रूल फर्स्ट लगा हुआ है और रूल सेकंड लगा हुआ है। 2 रूल लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट सी से परे रखा है तो उसके टॉप से हम 2 किरणें लेकर आ रहे हैं। पहली किरण क्या है, रूल फर्स्ट के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, टकराएगी, किस में से जाएगी, एफ में से। दूसरा रूल जो कहता था कि यदि कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए और दर्पण से टकराए तो परावर्तन के बाद इसी में से वापस आ जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से जाने वाली किरणें दर्पण के ऊपर कितने डिग्री से टकराती हैं, 90 डिग्री से। और 90 डिग्री से अगर कोई किरण टकराएगी तो कहाँ आएगी, वापिस उसी बिंदु पे वापिस आ जाएगी जहाँ से वो गई थी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इमेज बनी है वो बहुत छोटी बनी है, उल्टी बनी है, और कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में। आइए टेबल में लिख के चलते हैं कैसे बनी है। देखिए, आपकी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, एफ और सी के बीच। ठीक है, कैसी बनी है, छोटी बनी है। आगे बात समझ में। और कैसी है, वास्तविक व उल्टी। ठीक है, आइए अगली सिचुएशन पर विचार करते हैं। सिचुएशन 3। क्या दिखाई दे रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, इस पोजीशन के लिए, S3 पोजीशन के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आप डायग्राम बनाने से पहले ही इमेज की पोजीशन बना लेना। डायग्राम बनाने से पहले ही क्या बना लेना, इमेज की पोजीशन। ये एग्जाम ट्रिक है, वैसे रूल नहीं है ऐसा। आप रियल में काम करोगे तो भी यहीं बननी है, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज भी यहीं बनेगी, उल्टी बनेगी। तो आप देख रहे हो ध्यान से, समानांतर कोई किरण गई, दर्पण से टकराई, मुख्य फोकस से आई। एक किरण एफ में से गई और समानांतर होके वापस आ गई। यानी यहाँ पर रूल 1 और रूल 3 लग रहे हैं। रूल 1 और 3 एक दूसरे के उल्टे हैं। समानांतर जो किरण गई वो फोकस में से आई है, जो फोकस में से गई वो समानांतर होके आई है, और दोनों किरणें कहाँ मिली हैं, सी पर। जहाँ मिलती हैं वहाँ इमेज बनती है। तो यहाँ की इमेज के बारे में क्या क्या बता दोगे आप, आइए टेबल में बात करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। कैसे बनेगी, समान, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर। ठीक है, और वास्तविक व उल्टी बनेगी। यानी अब तक तीनों इमेज आपकी कैसी बनी है, रियल बनी है, और कैसी बनी है, उल्टी बनी है। आइए चौथी सिचुएशन पर, फोर्थ सिचुएशन पर बात करते हैं। देख, आइए फोर्थ सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ सिचुएशन क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट सी व एफ के बीच रखा हो। कहाँ रखा हो, सी व एफ के बीच रखा हो। देखिए, यदि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा है तो एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से निकलकर मिरर से टकरा रही है और वापस किस में से जा रही है, एफ में से। दिख रही है आपको। दूसरी रे परपेंडिकुलरली ड्रा हो रही है मिरर के ऊपर और टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, दोनों रेज सी से परे जाकर कहीं मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो इमेज बनी है अब की बार वो सी से परे बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, और कैसी बनी है, उल्टी बनी है। आइए ये सभी बातें टेबल में करते हैं। आपकी इमेज कहाँ बनी, सी से परे, सी से परे। दूसरी बात, आपकी इमेज कैसी बनी, बड़ी बनी है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी। दिखाई दे रही है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट से कहीं बड़ी इमेज आपकी बनी है। तीसरी बात क्या है कि कैसी बनी है, वास्तविक व उल्टी। अब तक चारों इमेज कैसी बनी है, वास्तविक व उल्टी। ठीक है, आइए अगली सिचुएशन पे बात करते हैं। सिचुएशन 5, S5 क्या है, यदि आपका ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हो, यानी मुख्य फोकस पर रखा हो, तब क्या होता है। देखिए, मुख्य फोकस पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से एक किरण दर्पण के तल से टकराती है, परावर्तक तल से, और मुख्य फोकस में से गुजरती है। दूसरी किरण
लंबवत टकराती है दर्पण से, परपेंडिकुलरली टकराती है और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। दोनों रेज अब पैरेलल जा रही हैं, तो अब ये दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं तो ये आपस में कहाँ मिलेंगी जाकर, कहीं नहीं मिलने वाली, यानी अनंत पे मिलने वाली है। अगली बात समझ में, यहाँ पर नहीं मिलने वाली, कहाँ मिलने वाली है, अनंत पर, और अनंत पर बने प्रतिबिंब अत्यधिक बड़े होते हैं। अगली बात समझ में, अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। आइए यही सारी बातें टेबल में करते हैं। देखिए, यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F पर, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, यानी वेरी लार्ज इमेज बनने वाली है। अब की बार कैसी बनेगी, वास्तविक व उल्टी। अगली बात समझ में, एक बात सोच के देखिए कि अब जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर था, सिचुएशन जो आपने पहली पढ़ी, जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर था तो इमेज F पर बनी थी। यदि ऑब्जेक्ट F पर है तो अनंत पर बनेगी, यानी ये तो एक दूसरे के उल्टे हो गए, याद रखने में भी आसानी है। यदि ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो इमेज F पर बनेगी, यदि ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। अगली बात समझ में। आइए स्थिति 6 पे विचार करते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट F व P के बीच रखा हो, ये स्थिति एक स्पेशल सिचुएशन है। अवतल दर्पण में जितनी भी सिचुएशन आपने पढ़ी हैं उनमें स्पेशल ये सिचुएशन है, तभी हम इसको स्टार लगा के पढ़ रहे हैं, यानी आप जब अब तक जो भी पढ़ के आए हो उसके उल्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, देखिए, यदि ऑब्जेक्ट आपका F और P के बीच में रखा है तो कोई एक किरण दर्पण पे टकराती है परपेंडिकुलरली और वापिस जब परावर्तित होकर आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, दिख रही है आपको। दूसरी जो किरण है ये वाली, ये क्या करती है, पोल के ऊपर टकराती है। ठीक है, जिस एंगल से टकराएगी परावर्तन के नियम के अनुसार उसी एंगल से परावर्तित होकर निकल जाएगी। इस प्रकार ये जो दोनों जो किरणें हैं, ये जब हमारी आंखों के पास पहुंचती हैं तो कोई प्रतिबिंब नहीं बन पाता। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु को इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहा जाता है। अब की बार इमेज जो बनी है वो और इमेजों से अलग है। कैसे, एक तो सीधी बनी है, दूसरी इस इमेज से बड़ी बनी है तथा दर्पण के दूसरी ओर बनी है। अब तक जितनी इमेज बन रही थी वो इसके सामने बन के आ रही थी, अब की बार कहां बनी है, दूसरी तरफ बनी है। ठीक है, आइए यही सभी बातें एक बार टेबल में करते हैं। देखिए, क्या देखा हमने कि प्रतिबिंब कहां बना है, अब की बार हमारा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है, बैक साइड में बना है। आकार में कैसा है, बड़ा है। ठीक है, और उल्टा है, सीधा है, आभासी है, वास्तविक है, कैसा है, पहली बार कैसा प्रतिबिंब है, आभासी, यानी किरणें वास्तव में मिल नहीं रही थी, जब उनको पीछे बढ़ाया गया तब वो मिली हैं, यानी कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी, और कैसा बना है, सीधा प्रतिबिंब बना है। आगे बात समझ में। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, आपको 6 सिचुएशनें पढ़ा दी गई हैं। 6 सिचुएशनों को कैसे याद किया जाए, कैसे एक ही बार में हम इन सबको याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के द्वारा बात करते हैं। आप इस सिचुएशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो एक बार कि ये आपने स्पेशल केस है, जो सिचुएशन 6 है इसको मैं कह रहा हूं ये स्पेशल केस है, आप इसके बारे में मत सोचिए। ठीक है, अब आप 5 सिचुएशनों को ऐसे लिख लीजिए। आपका ऑब्जेक्ट 5 नंबर तब लिखें जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, अनंत पर, और सीरीज वाइज चलते जाइए जैसे मैंने पढ़ाया है। यानी आपने लिख लिया 5 4 3 2 1। 5 कहां है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो। दूसरा 4 का क्या मतलब है, जब सी से परे हो। 3 मतलब सी पर हो। 2 मतलब सी तथा एफ के बीच में हो, और 1 मतलब एफ पर हो। आगे बात समझ में। ये 5 बातें मैंने यहां लिख दी हैं। 5 का मतलब अनंत पर, 4 मतलब सी से परे, 3 मतलब सी पर, 2 मतलब सी तथा एफ के बीच, 1 मतलब एफ पर। ऐसी सभी सिचुएशनों में इमेज याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक आपके काम आएगी। कैसे, यदि अनंत पर है तो आपकी इमेज कहां बनेगी, 1 पर। 1 का क्या मतलब था, एफ पर। यदि आपका ऑब्जेक्ट 4 पर है, 4 मतलब सी से परे, तो 2 पर बनेगी। 3 वाला 3 पर बनाएगा, 2 4 पर, 1 5 पर। आ जाएगी बात समझ में। 1 2 3 4 5 के क्या मतलब हैं आप यहां से देख सकते हो। अब छोटे बड़े का क्या मतलब है वो भी यहां से समझ में आ जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट 3 पे रखा है तो इमेज 3 पर जो बनी है, 3 और 3 समान ही होते हैं ना, 3 और 3 क्या होते हैं, बराबर। तो आपको यहां से यह भी समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज में क्या अनुपात है। 5 और 1
कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा है 1 से। तो जब 1 और 5 पर जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो जो 1 पर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी। अगली बात समझ में? तो आप ये भी समझ सकते हो 3-3 वाली बात कहां बनेगी, ये भी समझ सकते हो। सभी सिचुएशनों में 1 से 5 जो मैं पढ़ा रहा हूं, इन सभी सिचुएशनों में आपको क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। एक ही सिचुएशन में आभासी और सीधा बना था, वो हमने इस ट्रिक में शामिल ही नहीं करी। वो आप अलग से याद रखिए कि आपका ऑब्जेक्ट यदि P और F के बीच में है तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और कैसे बनने वाला है? सीधा व आभासी। ये सिचुएशन आपकी 6 है, ये आपको अलग से याद रखनी है। बाकी 5 सिचुएशनों के बारे में हम यहां इस ट्रिक से भी सीख सकते हैं। यानी इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम अवतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब तथा उनकी स्थितियों को पता कर सकते हैं। अब हम पता करेंगे उत्तल दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा है और उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। आइए देखते हैं। देखिए, आइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्रों पे बात करते हैं। यहां भी हमारे पास 2 सिचुएशनें हैं। आइए सिचुएशन 1 के बारे में बात करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? अनंत तथा पोल के बीच में। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखने हैं? बाईं ओर ही रखने हैं। तो यहां रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को बाईं ओर। ठीक है, कहां रखा है ये ऑब्जेक्ट? इस पोल के, पोल दिखाई दे रहा है P, इसके और अनंत के बीच में कहीं पर भी हो, आपकी सिचुएशन सेम रहने वाली है। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। जब ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है? अनंत के और पोल के बीच में, तो यहां से एक रे निकल रही है, दर्पण से टकराकर वापस जा रही है, और जब हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। हमने पढ़ा भी था उत्तल दर्पण में रूल। क्या रूल पढ़ा था? कि जब कोई रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलेगी, रिफ्लेक्ट होके उप जाएगी, तब वह ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा जैसे कहां से आ रही है? F से। दूसरी कोई रे मिरर से टकरा रही है और कहां से निकलती हुई जा रही है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, यानी इसके 90 डिग्री पर यहां अगर कोई रे आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। पैरेलल कोई रे आती है मिरर मुख्य अक्ष के, तो वो टकरा के F से निकलती हुई दिखाई देगी। 2 ही रूल आपने वहां पे पढ़े थे। तो आप अब देखते हो जब ये किरणें एक दूसरे से वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो यानी यहां जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? आभासी बनने वाला है। अगली बात समझ में? और कैसा बनने वाला है? सीधा बनने वाला है। दिख रहा है प्रतिबिंब आभासी है, क्यों? वास्तव में किरणें नहीं मिल रही। सीधा है, वो तो दिख रहा है हमारे को, पर आकार में वस्तु से क्या है? छोटा है। और कहां बना है? पोल और F के बीच में। तो आपकी पहली सिचुएशन समझ में आ गई। यदि वस्तु कहां रखी हुई हो? अनंत और पोल के बीच में कहीं पर भी रखी हो। किसके केस में? उत्तल दर्पण के केस में। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? P और F के बीच में। दूसरी सिचुएशन सोचिए, यदि वस्तु अनंत पे ही रखी है। पहली सिचुएशन थी अनंत और P के बीच में, पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में। अब दूसरी सिचुएशन है जब वस्तु कहां रखी हुई हो? अनंत पर रखी हुई हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो कोई भी किरण आएगी, टकराकर जब वापस जाएगी तो ऐसा प्रतीत होगा कहां से निकल रही है? F से। सेम सिचुएशन यहां है, 2 रेज हमने ली हैं, दोनों F पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनी है वो बहुत छोटी बनेगी, आभासी होगी, क्योंकि मिलती हुई नहीं, वास्तव में तो मिल ही नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहां जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी है, दर्पण के दाईं ओर बना है, आकार में बहुत छोटा है। आ जाएगी बात समझ में? यानी कि आपको ये 2 ही सिचुएशन उत्तल दर्पण के केस में करनी है। अब आपको इस वीडियो के अंत में मैं आपको जितने भी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से संबंधित जो भी आपने इमेज बनाई हैं उनके आपको कंप्यूटराइज वीडियोस दिखाता हूं, जिनमें आपको रेज चलती हुई दिखाई देंगी, कहां से निकल रही हैं, कहां मिल रही हैं। आप ये देखिए, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पर ये तभी देखने हैं जब आपने ये सारा वीडियो देख लिया हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।